तो कल हमने पढ़ लिया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, ठीक है, और हमने हेडिंग डाली थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे कंक्रीट की। क्लियर? तो देखते हैं। जल्दी से लाइव आ जाए सभी लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम कैसे करते हैं? एफसी के से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर? ये हमारी क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को? क्लियर? तो क्या बोलेंगे? इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच डू नॉट मोर देन 5% ऑफ सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू फेल। क्या बोला मैंने कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक M30 ग्रेड कंक्रीट को बनाना है, क्लियर? तो मैंने क्या किया है कि जो M30 हमारा ग्रेड है कंक्रीट का, क्लियर, इसको बनाया। तो मैंने इसके क्या कर दिए? 100 क्यूब्स को प्रिपेयर किया, 100 क्यूब्स को बनाया, ठीक है। 100 क्यूब्स को हमने टेस्ट किया, किसमें? आपको पता है एक्सियल कंप्रेशन में। कल मैंने आपको बताया था कैसे टेस्ट करेंगे। एक्सियल कंप्रेशन में हम इसको टेस्ट करेंगे कब? आफ्टर 28 डेज। क्लियर? 28 दिनों के बाद एक्सियल कंप्रेशन में हम 100 क्यूब्स का क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। क्लियर? अब टेस्ट करने के बाद आपको पता है एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट मतलब यूटीएम मशीन जो होगी, आप वहां पे क्या कर रहे होगे? इसको टेस्ट कर रहे होगे। तो आपने वहां पे क्या किया होगा? इन 100 क्यूब्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया होगा। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आपने फाइंड आउट किया होगा। क्लियर? इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, इन 100 क्यूब्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी आई है, इसको हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब मतलब क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जो हमारा ये M30 है, मैंने कल भी बताया था कि M जो होता है ये हमारा किसके लिए स्टैंड करता है? मैक्स के लिए। और ये जो 30 है यह है आपके मटेरियल की क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस M30 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इन 100 क्यूब्स में से 5 क्यूब्स ऐसे आपको मिले हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो किससे बिलो है? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बिलो। क्लियर? मैंने क्या बोला? 5 टेस्ट सैंपल जो हमारे आए हैं या टेस्ट रिजल्ट्स जो आए हैं, रिजल्ट्स आर बिलो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आ गया। 5 टेस्ट रिजल्ट जो हैं, जिनका रिजल्ट्स जो आया, जिनकी जो स्ट्रेंथ आई है वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आई है। सो वी डिजाइनेटेड M30। सो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे? M30 के लिए डिजाइन करेंगे। मतलब इसने क्या बोला कि हम जितने भी नंबर ऑफ सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट आपके फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है? ये हमारी क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसको हम FCK से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने अभी स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। क्या बोला था? इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच डू नॉट मोर देन 5% of sample are expected to fail।
5% से ज्यादा आपके सैंपल फेल नहीं होने चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, थम्स अप करके आप बता दें। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया? जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे बोली है एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया उस डेफिनेशन को। M30 ग्रेड था हमारा, हमने 100 क्यूब्स को प्रिपेयर किया। एक्सियल कंप्रेशन में टेस्टिंग की आफ्टर 28 डेज बाद। तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हमने देखा कि हमारी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। इससे 5 रिजल्ट ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आई हुई है। तो भी हम किसके लिए डिजाइन करेंगे? M30 के लिए डिजाइन। कम अगर देखो 4 रिजल्ट आपके आ रहे हैं, 2 रिजल्ट आ रहा है या फिर 1 रिजल्ट आ रहा है या फिर एक भी नहीं आ रहा, तो भी डिजाइन करोगे आप M30 के लिए। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ below which do not more than 5% of sample, then 5% of sample are expected to fail। क्लियर? ये हो गया आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफसीके। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफसीके के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख लेना, जिससे जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको कैसे समझेंगे डेफिनेशंस को। तो एग्जाम्पल में आप लिख लेना, एक लिखना M30 कंक्रीट इज हैविंग 100 क्यूब्स। M30 कंक्रीट इज हैविंग 100 क्यूब्स। Axial compression test is performed after 28 days and the compressive strength for these 100 cubes is being arranged in increasing order as follows. Since 5 test results are below, since 5 test results are below 30, so it can be designated M30. So it can be designated M30. टेस्ट कॉमा लगा के लिखना, टेस्ट रिजल्ट्स बिलो 30 मे बी 4, 3, 2 और 0, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 5। 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखो 5 से कम होगा चलेगा, 5 से ज्यादा होगा तो हम M30 के लिए उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो अब आप यहां पे समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे M30 ग्रेड को क्या किया था? डिजाइन किया था। क्लियर? तो ये जो 30 होती है यह आपकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर अंडर एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट आफ्टर 28 डेज। क्लियर? ये आपका एफसीके हो गया है। ठीक है? इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर अब अगर मैं आपसे बोलूं एफसीके को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एफसीके इक्वल्स टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। क्लियर? फॉर्मूला क्या है जिसके बेसिस पर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एफसीके इक्वल्स टू FM माइनस 1.65 सिग्मा आपका ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में, तो जो FM आपका होता है ये क्या होता है? मीन टारगेट स्ट्रेंथ, मीन टारगेट स्ट्रेंथ। क्लियर? और जो हमारा सिग्मा होता है ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखो जो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं, मीन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं, कोई भी मटेरियल आपका ट्रूली होमोजीनियस नहीं होता है।
ट्रूली होमोजीनियस अगर मटेरियल नहीं होगा तो अगर हम सिमिलर कंक्रीट भी ले रहे हैं, उसकी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ में आपको वेरिएशन मिलेगा। क्लियर? क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ में आपको वेरिएशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करते हैं, जिसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो कर्व क्या होगा आपको, अगर मैं कर्व की बात करूं तो इस टाइप का आपका कर्व है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका क्या होगा, एफ एम, दैट इज टारगेट स्ट्रेंथ होगी आपकी मीन। अब देखो मीन कैसे निकालोगे, तो हम क्या कर देंगे, समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। जितने भी हमारे सैंपल हमने प्रिपेयर किए हैं सबकी स्ट्रेंथ का सम करके और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल आएगा, मीन स्ट्रेंथ निकल आएगा। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 5% से ज्यादा सैंपल आपके फेल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कर्व यहां पे बना हुआ है, ये इस मीन स्ट्रेंथ के अबाउट क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तो ये जो कर्व है इसको बोला जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 5% की मैं बात कर रहा हूं, तो जो एरिया ऑफ कर्व होगा वो आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। क्लियर? ये 5% क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये आपका क्या होगा, इतना एरिया जो है ये 5% की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो बची हुई स्ट्रेंथ है ये कितनी होती है आपकी, 1.65 सिग्मा। क्लियर? तो इसके बेसिस पर आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, एफसी के इक्वल्स टू एफएम माइनस 1.65 सिग्मा। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर? अब सिग्मा की वैल्यू की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल, नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल जो हमारे हैं इफ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30, देन हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, देखो समीशन ऑफ एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एन, दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल। एफ आपको पता है इंडिविजुअल सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया, ये आपका मीन स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल हमारे क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, 30 के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं फॉर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल लेस देन 30 से कम है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल लेस देन 30, देन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर एन माइनस 1, क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, डेट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब प्रीवियसली जो भी आपका यहाँ पे डेटा ये लोग अज्यूम किए हैं उसके बेसिस पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपको कुछ वैल्यू भी दी गई है, तो आपको वो डायरेक्टली वैल्यू भी याद रखना है। क्लियर? आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आप कौन से ग्रेड की बात कर रहे हैं उस ग्रेड के बेसिस पर हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले लेंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो वो देख लेते हैं वैल्यू क्या आएंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, क्लियर, तो एक टेबल आप बना लेना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड M10 से M15 के बीच में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा, इसको आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेते हो। क्लियर? इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 3.5 आपकी होगी। कब? जब M10 और M15 की हम बात करेंगे। क्लियर? अगर यही चीज किसके लिए हो जाए, N20 के लिए हो जाए, N25 के लिए हो जाए, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो
कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर, 4.0 लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो M25 का हो गया। अब अगर मैं यही चीज बोलूं कि M30 से M50 के बीच में आपका ग्रेड है, M30 से M50 के बीच में ग्रेड है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 5.0 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि M10 M15 अगर आपका ग्रेड है 3.5, M20 M25 है 4.0 एंड M30 एंड M50 है तो 5.0 आपका ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। क्लियर, तो अभी तक हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख लिया है। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला देख लिया है। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे मोल्ड बनाए हैं वो जितनी स्ट्रेंथ की बात की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की, कैरेक्टरिस्टिक की बात की, तो यहाँ पे हमने ट्यूब को टेस्ट किया है। आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या जो हम सैंपल का साइज लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करने के लिए वो हमेशा क्यूब लेते हैं क्या? तो एक चीज याद रखना, इसके अलावा भी हम सैंपल साइज अलग यूज करते हैं। क्लियर, एक तो आपका होता है कौन सा सिलेंडर होता है और दूसरा होता है आपका प्रिज्म। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अदर सैंपल साइज इज ऑल्सो टेकन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मुझे करना है, तो क्या बोल रहा हूं मैं अदर सैंपल साइज आल्सो टेकन। मैं दूसरे साइज के सैंपल भी लूंगा। क्लियर, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्लियर, तो उसकी बात करते हैं। अदर सैंपल साइज आल्सो टेकन, इट मे बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका इट में बी सिलेंडर, वो सिलेंडर हो सकता है या फिर वो प्रिज्म हो सकता है। क्लियर, तो अदर सैंपल साइज की जो मैं बात कर रहा हूं, तो एक तो आपका सिलेंडर हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया प्रिज्म हो गया। अब साइज आपने देख ही लिया है। क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, क्यूब तो हमने पढ़ लिया है पहले, तो क्यूब की साइज आपने देखी थी 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। क्लियर, ये आपका क्यूब का साइज होता था, इस साइज का क्यूब लेते थे हम टेस्ट करने के लिए। अब बात करेंगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो आपका होगा उसका 150 mm आपका क्या होगा डाया होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो 300 mm आपकी क्या होगी लेंथ होगी। तो इस साइज का आप सिलेंड्रिकल मोल्ड बनाते हो या सिलेंडर बनाते हो। ठीक है, तो ये आपका साइज होगा। अब एक और चीज यहाँ पर बात करें तो इन इंडिया में जनरली हम क्यूब को यूज करते हैं, सिलेंडर को यूज नहीं करते। क्लियर, जो सिलेंडर हमारा होता है तो हम इसको सिलेंडर को यूज करते हैं, मतलब कहाँ यूज किया जाता है तो यूएस, और प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में आपका इसको यूज किया जाता है। क्लियर, अब देखो प्रिज्म यहाँ पे आया तो प्रिज्म आप बनाओगे, तो यहाँ पे जर्मनी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर, तो प्रिज्म का साइज क्या होता होगा? क्लियर, तो प्रिज्म की साइज की अगर मैं बात करूं तो 100 mm बाई 100 mm बाई 300 mm इस साइज का प्रिज्म भी यूज किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट अगर साइज में बोलूं तो 150 mm बाई 150 mm बाई 450 mm इस साइज का प्रिज्म भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो 125 mm बाई 125 mm बाई 375 mm इस साइज का प्रिज्म भी यूज किया जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्यूब के अलावा सिलेंडर और प्रिज्म होता है, जिसको रिस्पेक्टिवली हम यूएस और जर्मनी में यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने क्यूब की तो टेस्टिंग कर ली है, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन्होंने क्या किया सिलेंडर पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया।
क्लियर। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग की गई है वो भी एक्सियल कंप्रेशन में आपकी टेस्टिंग की गई है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो सिलेंडर हमारा है इसने जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है, जो रिजल्ट आपको दिया है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिया है एज कंपेयर टू क्यू। क्लियर। सिलेंडर ने जो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिया है, ऐसा बोलूं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है आपको कंक्रीट की, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट दी है किसके कंपैरिजन में, क्यूब के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? हम तो क्यूब का यूज करते हैं और ये ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट मुझे दे रहा है। क्लियर। तो इसका रीजन क्या है? क्लियर। तो कितना एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको दे रहा है, तो एक आपको नोट डाल के पॉइंट लिख लेना कि जो हमारा सिलेंडर होता है, क्लियर, जो सिलेंडर होता है यह जो मुझे स्ट्रेंथ देगा, क्लियर, तो इसमें साथ में ये भी लिख लेना कि जो सिलेंडर होगा हमारा 150 mm डाया का होगा और 300 mm लेंथ का होगा। क्लियर। इसकी जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ। क्लियर। क्यूब क्या होता है आपका 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ मिलेगी इसका रिजल्ट ज्यादा एप्रोप्रिएट आएगा। अब अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ज्यादा एप्रोप्रिएट आपको रिजल्ट इसने क्यों दिया? तो देखो जब हम यूटीएम मशीन की बात करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका स्टील की प्लेट्स लगी हुई होती हैं जिनके बीच में आपको क्या करना है, कंक्रीट का जो मोल्ड आपने बनाया है 28 दिन बाद आप उसको क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। तो उस स्टील की प्लेट्स और कंक्रीट का जो मोल्ड आपने रखा हुआ है उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। क्लियर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रिक्शन बिटवीन स्टील प्लेट एंड कंक्रीट सरफेस। फ्रिक्शन बिटवीन स्टील प्लेट एंड कंक्रीट सरफेस क्या होता है? अब देखो ये फ्रिक्शन आया कहां पे, देखो टेस्टिंग मशीन में आ रहा है। टेस्टिंग मशीन में स्टील की प्लेट्स लगी हुई हैं, कंक्रीट का मोल्ड रखा, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हुआ। उस फ्रिक्शन की वजह से आपका क्या वहां पे डेवलप हो जाता है, लैटरल रेस्ट्रेंट वहां पे आपका डेवलप हो जाता है। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं नेक्स्ट, लैटरल रेस्ट्रेंट अकर्स। क्लियर। जो आपका स्टील प्लेट एंड कंक्रीट सरफेस में फ्रिक्शन हुआ है मशीन के अंदर, क्लियर, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लैटरल रेस्ट्रेंट आपका अकर हो गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लैटरल रेस्ट्रेंट के अकर्स होने से। तो लैटरल रेस्ट्रेंट के अकर्स होने से फर्क ये पड़ेगा कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होगा, जो मोल्ड होगा उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो द इफेक्ट ऑफ लैटरल रेस्ट्रेंट इज टू इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। क्लियर। अब क्या होगा, दिस इफेक्ट डाइज डाउन। क्लियर। जैसे ये इफेक्ट आपका डाउन होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारी फ्रिक्शन सरफेस है, क्या करेगा, फ्रिक्शन सरफेस है, क्या कर देगा, वहां से डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं प्लेट एंड रेस्ट्रेंट सरफेस। क्लियर। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस से क्या कर दिया, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। क्लियर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिक्शन सरफेस आपकी इंक्रीज हो गई है। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं कि जो हमारा हाइट और विड्थ का रेशियो है वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया।
हाइट बाई विड्थ रेशियो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और हाइट बाई विड्थ रेशियो अगर आपका बढ़ जाएगा तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, जो रिपोर्ट करते हो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, हमारे टेस्ट रिजल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये फर्क है जिस वजह से हमारा जो सिलेंडर होता है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर। अब देखो कैसे, वो देखो अगर मैं मोल्ड की बात करूं तो ये क्या है, ये आपका मोल्ड है। अब अगर इसकी लेंथ की बात करो तो ये आपका 300 mm का होता है, और इसके डाया की बात करो तो ये आपका 150 mm का डाया होता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है इस सिलेंडर का, ये पार्ट कैसा होता है, रिप्रेजेंट ट्रूली कंप्रेसिव रीजन विदाउट एनी लेटरल कन्फाइनमेंट। क्लियर। विदाउट लेटरल कन्फाइनमेंट आपका जो ये एरिया देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूली कंप्रेसिव रीजन, जिस वजह से इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्लियर। और ट्यूब जो होगा तो उसमें प्लेट्स की ग्रिप ज्यादा बनेगी, फ्रिक्शन रहेगा, तो उस वजह से आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लियर। वो हमने कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया है। तो ये एरिया आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट ट्रूली कंप्रेसिव रीजन विदाउट एनी lateral confinement। क्लियर। ये हमारा सिलेंडर स्ट्रेंथ हो गई। क्लियर। तो जल्दी से पॉइंट जो है, जो अभी हमने समझा है, इसके पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट लिखना, अदर सैंपल साइज इज ऑल्सो टेकन फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अदर सैंपल साइज इज ऑल्सो टेकन फॉर compressive strength test. It may be cylinder or prism. It may be cylinder or prism. Used in US and Germany respectively. क्लियर। साइज वगैरह में लिखा चुका हूं पहले, तो वो साइज भी लिख लिए होगे आप। नहीं लिखे हो तो वीडियो को बाद में जब क्लास ओवर हो जाए तो उसके बाद लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये किस वजह से आप मैंने क्या देखा था कि सिलेंडर का अगर मैं टेस्टिंग करता हूं तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू क्यूब स्ट्रेंथ। क्लियर। तो वो पॉइंट लिख लो। इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग सिलेंडर अंडर एक्सियल कंप्रेशन gives more appropriate axial compressive strength of concrete as compared to cube। और ये जो अपन ने लिखा था यहाँ पे, इस पॉइंट को भी साथ में लिख लेना। क्लियर। ये जो लिखा था सिलेंडर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ। क्लियर। तो इस पॉइंट के बाद ये भी लिख लेना। अब इसका रीजन क्या था, एप्रोप्रिएट जो रिजल्ट दे रहा है आपको क्यूब के कंपैरिजन में, तो इसका रीजन क्या था वो लिख लो। इन केस ऑफ क्यूब due to friction between the concrete surface and the steel plate of testing machine। स्टील प्लेट किसकी, टेस्टिंग मशीन की। तो स्टील प्लेट ऑफ टेस्टिंग मशीन लेटरल रेस्ट्रेंट अकर्स। क्या अकर्स हो जाएगा, लेटरल रेस्ट्रेंट अकर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद लिखना, द इफेक्ट ऑफ लेटरल रेस्ट्रेंट
is to increase the compressive strength, is to increase the compressive strength in longitudinal direction, longitudinal direction. This effect dies down, this effect dies down with increasing distance from, with increasing distance from the friction surface, distance from the friction surface. और इसको क्या बोलते थे हम? प्लेटन, क्या बोलते हैं इसको? प्लेटन रेस्ट्रेंट सरफेस। क्लियर? तो ब्रैकेट में चाहो तो इसको भी लिख लेना। फिर लिखना thus as the distance from the friction surface, thus as the distance from the friction surface increases such that, इसका रीजन क्या होगा? height by width ratio increases, height by width ratio increases, then आपका क्या हो जाएगा? compressive strength decreases, compressive strength decreases। और आप उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। क्लियर? क्लियर? तो ये आपका हो गया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चल नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ी हुई है, तो आप कंक्रीट को कैसे डिजाइन करते हो, तो ये चीज आपको याद रखना। कंक्रीट इज डिजाइनेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 28 डेज। हम कंक्रीट को कैसे डिजाइन करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। क्लियर? जैसे अगर हम कोई ग्रेड की बात करते हैं, जैसे हमारा कोई ग्रेड है M20 ग्रेड। क्लियर? तो M तो हो गया आपका स्टैंड फॉर द मिक्स, और ये जो नंबर है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? FCK को। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी आपकी क्यूब की कितनी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कब? एट 28 डेज। क्लियर? फिर नोट में लिख लेना concrete is designated by characteristic cube strength, by characteristic cube strength of concrete at 28 days, at क्लियर है? ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करते हैं स्ट्रेंथ को डिजाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसा कि हमने कल हेडिंग डाली थी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हमने बात की थी। क्लियर? तो हम ग्रेड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस पर बेस्ड होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड होते हैं। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ concrete based on characteristic strength। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया आपका? FCK हो गया। FCK पे क्या करेगा? बेस्ड रहेगा। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें H पर IS कोड, क्या बोल रहा हूं मैं? H पर IS कोड। तो एज पर IS कोड बहुत सारे टाइप के ग्रेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं M10, M नेक्स्ट क्या हो गया 15 और M20, तो ये जो हमारे ग्रेड्स होते हैं M10, M15 एंड M20, ये हमारे कैसे ग्रेड होते हैं? ऑर्डिनरी ग्रेड होते हैं। क्या होते हैं? हमारे ऑर्डिनरी ग्रेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं अब बोलूं आपसे M25 से M55 तक के जो हमारे ग्रेड होते हैं, M25 से M55 तक के जो हमारे ग्रेड होंगे, ठीक है, यहां पे ऐसा 2 लिख लो, M25 टू M55 जो हमारे ग्रेड्स होते हैं, इन ग्रेड्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड ग्रेड्स। ये क्या होते हैं? हमारे स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं। क्लियर?
अब अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं, जैसे M60 टू M90, M60 टू M90 अगर मैं जाता हूं तो ये हमारे होते हैं हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ये क्या होते हैं हमारे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होते हैं। ये क्या होते हैं हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इस ग्रेड को बनाया जाता है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एफसीके पे बेस्ड होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर हम देखें तो ग्रेड हमारे कौन कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड्स होते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड्स होते हैं और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स होते हैं। क्लियर? तो ये आप लिख लेना, अलग से नोट डाल के चाहो तो लिख लेना कि इस ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो एम क्या होता है आपका, एम स्टैंड फॉर मिक्स। क्लियर? मिक्स की अगर मैं बात करूं तो मिक्स मतलब क्या हो गया आपका, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये आपका मिक्स हो गया। और ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, नंबर स्टैंड फॉर किसके लिए, स्टैंड फॉर ग्रेड विच इज एफसीके ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज। आप इसके आगे लिख लेना, स्टैंड फॉर ग्रेड which is FCK of 150 mm cube at 28 डेज। ये आपका जो नंबर है वो किसके लिए स्टैंड होता है, एफसीके के लिए स्टैंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको बताता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ग्रेड हो गए। क्लियर? इसके बाद एक और नोट है आपका यहाँ पे, नोट नंबर 2 करके लिखना कि अगर मैं बात करूं ग्रेड किसकी, M60 की, कौन से ग्रेड की बात कर रहा हूं, M60 या फिर M60 एंड एवं, आप M60 को डिजाइन करो या फिर इसके ऊपर के किसी भी ग्रेड को डिजाइन करो तो जो हमारा आईएस कोड होता है, आरसीसी में हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, IS 456-2000। तो ये आईएस कोड जो होता है, यह क्या बोल रहा हूं मैं, नॉट एप्लीकेबल। क्या हो गया, IS 456-2000 नॉट एप्लीकेबल टू M60 एंड एबव ग्रेड। M60 ग्रेड या इसके ऊपर के ग्रेड के लिए यह वाला आईएस कोड एप्लीकेबल नहीं है। अब नहीं है, ग्रेड तो हम बना रहे हैं, बोला भी गया है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होता है, तो कौन सा आपका आईएस यहाँ पे यूज होता है फिर, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, IS 10262, IS 10262 और इसका जो रिसेंट रिवाइज आया है, जो ये वाला कोड कब आया है, 19 में आया है, 2019। क्लियर? ये रिवाइज हो गया है। तो अभी आपका जो लेटेस्ट आया है तो वो क्या है, 10262 2019 में ये रिवाइज हुआ है। क्लियर? तो ये कोड आप यूज करते हो अगर आपको M60 बनाना है या इसके ऊपर का ग्रेड बनाना है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारा IS 456 है, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे IS 456 जो हमारा है, IS 456-2000, इसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं ऐसा बोलूं, IS 456-2000 रिकमेंड्स द मिनिमम ग्रेड। क्लियर? IS 456-2000 recommends the minimum grade as M20
फॉर आरसीसी। क्लियर? एक चीज आपको याद रखना है कि IS 456-2000 जो हमारा होता है वो आरसीसी वर्क के लिए कितना ग्रेड रिकमेंड करता है? कम से कम M20, मतलब M20 तो आपको डिजाइन करना ही है आरसीसी वर्क के लिए। अगर यही चीज मैं बोलूं रिकमेंड टू द मिनिमम ग्रेड एज अ कोस्टल एरियाज, क्लियर? कोस्टल एरियाज की बात करूं या फिर मैं बात करूं सी वाटर, समुद्र में निर्माण कर रहे हो आप, क्लियर? तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड कितना रिकमेंड करता है हमारा IS 456-2000? तो फॉर कोस्टल एरिया या फिर सी वाटर कंस्ट्रक्शन मिनिमम ग्रेड एज M30। मिनिमम ग्रेड हमारा कितना होता है? M30 होता है। ठीक है, मिनिमम ग्रेड हमारा क्या हो जाएगा? M30 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम ग्रेड आपका आ गया है। अब नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि ये मिनिमम ग्रेड जो है, जो IS 456-2000 ने रिकमेंड किया है, किया किस बेसिस पे होगा? ये मिनिमम ग्रेड किस पर डिपेंड करता है? रीजन होगा इस मिनिमम ग्रेड को सेट करने के पीछे। ठीक है, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा होता है यह डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे। तो लिख लेना ये लाइन, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी यूज्ड डिपेंड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन। किस पर डिपेंड करता है? एक्सपोजर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक्सपोजर कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? तो एक टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ेंगे? मिनिमम ग्रेड की बात करेंगे कि किस एक्सपोजर कंडीशन में कितना मिनिमम ग्रेड आपको लेना है। क्लियर? तो पहला हमारा जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा? एक्सपोजर कंडीशंस का रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? जो भी एक्सपोजर कंडीशंस हम पढ़ेंगे उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉलम आप बनाओगे किसका? डिस्क्रिप्शन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा किसका? मिनिमम ग्रेड, कि कौन सी एक्सपोजर कंडीशन पर आपको कितना ग्रेड लेना। इसके बाद देखो मिनिमम ग्रेड की बात तो हो गई है, इसके बाद कुछ पॉइंट और मैं लिखा रहा हूं यहां आगे, जो आगे आपको, जैसे कवर की बात करें तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, नॉमिनल कवर जो आपका होता है इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन टेबल में यही बनवा रहा हूं इन एक्सपोजर कंडीशंस के बेसिस पर। क्लियर? तो आपको नेक्स्ट बना लेना है यहां पे मिनिमम नॉमिनल कवर का कॉलम, मिनिमम नॉमिनल कवर आपका हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर हम कॉलम बनाए मिनिमम सीमेंट की बात करें, कि जब भी आप उस ग्रेड को बनाओगे तो मिनिमम सीमेंट आपको कितना लेना है? सीमेंट ले रहे हो बाई वेट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक एम क्यूब अगर बना रहे हो तो कितना केजी आपको सीमेंट लेना होगा, ये भी अपन मिनिमम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इन्हीं एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर? कि हमारा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनाना है। एक्सपोजर कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो पहली एक्सपोजर कंडीशन हमारी होती है माइल्ड। क्लियर? माइल्ड कंडीशन आप कैसे समझोगे कि हमारा जो कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड है? तो जनरली आपने देखा होगा दिल्ली का जो क्लाइमेटिक कंडीशन आपका होता है, दिल्ली का जो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारा कैसा है? एक माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। क्लियर? तो उस क्लाइमेट से आपको समझना है कि माइल्ड वाली एक्सपोजर कंडीशन है वो ये कहलाती है। क्लियर? तो मैं इसके सामने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? दिल्ली क्लाइमेटिक कंडीशन, दिल्ली क्लाइमेट कंडीशन, ये हमारी माइल्ड कंडीशन होती है। क्लियर? अब मिनिमम ग्रेड बोलूं तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो
कोड सॉरी जो ग्रेड आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वो M20 दिया गया है। नेक्स्ट उसने बोला है मिनिमम नॉमिनल कवर जो हम माइल्ड कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे वो 20 mm करेंगे। इस पे स्टार बनाना, क्लियर, एक सिंगल स्टार बना देना। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि स्टार मैंने क्यों बनाया है। मिनिमम सीमेंट की मैं बात करूं कि अगर मैं 1 NQ वॉल्यूम का कंक्रीट डिजाइन कर रहा हूं तो कितना केजी आपको कम से कम सीमेंट उसमें मिलाना है, तो 300 केजी। कितना आ जाएगा? 300 केजी हमारा सीमेंट रहेगा। क्लियर। एसएससी के एग्जाम में आया भी था कि ये आपका M20 ग्रेड जो होता है तो मिनिमम कितना सीमेंट आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक चीज, जैसे अगर एमपीपीएससी के साथ साथ आप एसएससी का भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 300 केजी आपको मिनिमम मिलाना है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की मैं बात करूं तो 0.55 55% की मैं बात कर रहा हूं, मतलब 0.55 आपका ये क्या हो गया? मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हो गया फॉर M20 माइल्ड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन समझते हैं मॉडरेट। क्लियर। नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है एक्सपोजर कंडीशन? मॉडरेट कंडीशन होती है। अब मॉडरेट से आप क्या समझोगे? क्लियर। मॉडरेट से आप क्या समझोगे? तो जो हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा आरसीसी या कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं? मॉडरेट कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं? पहला पॉइंट मैंने बोला परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर। अगर आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर नॉर्मल वाटर में परमानेंटली सबमर्ज्ड हो जाए तो वो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वहां पे डेवलप हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसी में और देखूं तो ये तो हो गया, एक तो नॉर्मल वाटर में सबमर्ज्ड हो जाना, दूसरा मैं क्या बोलूं? फुटिंग इन नॉर्मल सॉइल। फुटिंग इन नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल में आपकी जो फुटिंग होती है वो भी आपकी एक मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन को बताती है। इस केस में आपका जो मिनिमम ग्रेड होगा वो कितना हो जाएगा? M25। क्लियर। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मॉडरेट कंडीशन के लिए M25 हो गया है। क्लियर। मिनिमम नॉमिनल कवर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 30 mm। 30 mm आपका होता है। क्लियर। मिनिमम सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यह आपका 300 केजी ही रहेगा। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करूं तो यह है आपका 0.5, मतलब 50% अप्रोक्स आपका वाटर यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है मॉडरेट कंडीशन की बात हो गई। क्लियर। अब अगर मॉडरेट की बात अगर करें तो नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है सीवर कंडीशन। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसको अपन कैसे समझेंगे सीवर कंडीशन को? हाँ, तो आप बोल सकते हो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। मतलब गीला होना, फिर सूख जाना, फिर अगेन गीली हो जाना आपके स्ट्रक्चर का। क्लियर। फिर सूख जाना। या फिर ऐसा बोलूं मैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली सबमर्ज्ड हो गया सी वाटर में। स्ट्रक्चर परमानेंटली सबमर्ज्ड हो गया सी वाटर में, दैट इज सीवर कंडीशन। क्लियर। तो लिख लेते हैं इसको। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट लिखना अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। क्लियर। और दूसरा क्या बोला मैंने? परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर। क्लियर। ये आपका सीवर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए मिनिमम ग्रेड आपका होता है M30। यही बोला था मैंने, सी वाटर में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो मिनिमम ग्रेड M30 आपका IAS 456-2000 रिकमेंड करता है। क्लियर। तो ये M30 आपका हो गया है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिनिमम नॉमिनल कवर की, तो वो आपका 45 mm होता है। इस पे बना देना 2 स्टार। इसका भी रीजन बाद में बताता हूं। एक तो पहले वाले पे माइल्ड कंडीशन में मिनिमम नॉमिनल कवर पे 1 स्टार बनवाया, इस पे 2 स्टार बनवा दिए आपके, ठीक है, ये समझते हैं बाद में। मिनिमम सीमेंट जो होगा वो आपका होगा 320 kg। मिनिमम सीमेंट की जो क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, 320 kg हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना होगा, 0.45 आपका यहाँ पे मैक्सिमम वाटर सीमेंट होगा। देखो एक और चीज याद रखना, ये छोटी एग्जाम जो होती है जैसे एसएससी व छोटी मतलब डिप्लोमा बेस्ड जो एग्जाम है और डायरेक्टली जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछा था एक बार कि ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये किसने बनाया था। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाटर सीमेंट रेशियो, ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की लिमिट दी किसने है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट होता है, बीई में भी आप पढ़े होंगे, थ्योरी का सब्जेक्ट होता है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और जो आपकी एसएससी एग्जाम होती है और जो आपका व्यापम सब इंजीनियर वाली एग्जाम आपकी जो होती है, तो उसमें ये जो मटेरियल वाला होता है उसमें कंक्रीट मटेरियल अलग से आपका एक टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो डफ एब्राम जो थे उन्होंने ये फिक्स किया था मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की लिमिट, ठीक है, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये आपका सीवर कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो गया, 0.45 हो गया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन होती है एक्सपोजर, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपोजर कंडीशन जो होती है वो होती है कौन सी, वेरी सीवर कंडीशन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगा, जैसे यहां पे अपन ने बोला था परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर और अल्टरनेट वेटिंग हो रहा था एंड ड्राइंग भी हो रही थी उसमें प्रोसेस। आप वेरी सीवर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझोगे ये कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है, कहां पे आपने स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लियर, तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन अब जो हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, सी वाटर के अंदर हो रही है, जैसे पोर्ट वगैरह जो होते हैं आपके। क्लियर, और भी आपने कोई स्ट्रक्चर बना के रखा है, लहर आ रही है सी वाटर की, टकरा रही है, फिर वो ड्राई हो जाता है उतने टाइम के लिए, फिर लहर आई, फिर उसको गीला कर दिया। क्लियर, तो वो कंडीशन आपकी वेरी सीवर कंडीशन कहलाती है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो फुटिंग हमारा है या जो फाउंडेशन है वो वेरी एग्रेसिव सॉइल में आपने बना दिया है। एग्रेसिव सॉइल मतलब क्या होता है, एग्रेशन, गुस्सा। तो ऐसी सॉइल पैर रखोगे पूरे के पूरा पैर तो चले ही जाएगा, आप भी साथ में अंदर चले जाओगे। क्लियर, तो वेरी आप बोल सकते हो फुटिंग इन एग्रेसिव सॉइल, वो भी वेरी सीवर एक्सपोजर कंडीशन को बताती है आपको। क्लियर, तो आपका यहां पर डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन सी वाटर, सी वाटर। क्लियर, और क्या बोला मैंने, फुटिंग इन एग्रेसिव सॉइल। क्लियर, तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड जो आपका आया है वो कितना आया है, M35, जो आईएएस ने रिकमेंड किया है, M35 रिकमेंड किया है। मिनिमम नॉमिनल कवर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है 50, देखो mm में चल रहा है आपका एक कवर, ठीक है, तो 50 mm का आप कवर प्रोवाइड कराओगे। मिनिमम सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 340 kg आपको मिनिमम सीमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट अगर मैं मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करूं तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका होगा दैट इज 0.45। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद और लास्ट जो हमारी एक्सपोजर कंडीशन होती है वो होती है कौन सी, एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन होगी। क्लियर, आप समझते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को।
एक्सट्रीम कंडीशन। तो एक्सट्रीम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप स्ट्रक्चर जो बना रहे हो वहां पे अपन बात कर रहे हैं किसके, टेडल जॉन्स इसकी बात कर रहे हैं, टेडल जॉन्स की बात कर रहे हैं। कंक्रीट इन एसिडिक वाटर, मतलब एसिडिक वाटर आपका है, उसके कांटेक्ट में आपका कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भी आपकी एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ एसिडिक वाटर। कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ एसिडिक वाटर। क्लियर? तो इस एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है वो कितना होता है, M40 होता है। क्लियर? मिनिमम नॉमिनल कवर जो हम प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रीम कंडीशन में वो 75 mm करेंगे। ठीक है? और जो हमारा मिनिमम सीमेंट होगा आपका वो कितना होगा, 360 kg होगा। कितना होगा, 360 kg होगा। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो 0.4 होगा। तो हमने अभी क्या देखा है कि जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे, उसके साथ साथ मिनिमम नॉमिनल कवर को देखा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट को देखा है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो को भी देखा है। ये टेबल आपको याद रखना है, थियोरेटिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अब मैंने आपको यहाँ पे स्टार बनवाया था नॉमिनल कवर के बीच में, मिनिमम नॉमिनल कवर जो था, तो एक स्टार मैंने बनवाया माइल्ड स्टील में। क्लियर? 20 mm का कवर आप प्रोवाइड कराते हो माइल्ड स्टील में, सॉरी माइल्ड स्टील बोल रहा हूं, माइल्ड कंडीशन में। क्लियर? और जो आपकी सीवर कंडीशन थी उसमें आपने 45 mm का करवाया था। क्लियर? तो देखो जो पहला स्टार मैंने बनवाया था वो पहला स्टार बना हुआ था 20 mm की वैल्यू आपकी थी और कंडीशन आपकी थी माइल्ड। तो ये वैल्यू किसकी थी, मिनिमम नॉमिनल कवर, इसकी वैल्यू थी मिनिमम नॉमिनल कवर की वैल्यू थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमने आरसीसी का क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें जो हमने स्टील का बार प्रोवाइड किया है, या क्या बोलूं, ऐसा डायरेक्टली बोल दूं कि जो बार प्रोवाइड किया है अगर इसका डाया लेस देन है, क्या है, लेस देन है 12 mm से, तो ये जो वैल्यू आपकी है सिंगल स्टार वाली, यह आपको क्या कर देना है, कैन बी रिड्यूस 5 mm, 5 mm आप इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे अगर बार का डायामीटर कितना है, लेस देन 12 mm है। सिंगल स्टार वाली बात खत्म। अब बनाया था डबल स्टार, हमने डबल स्टार बनाया था सीवर कंडीशन जो आपकी थी। क्लियर? इस पे हमने डबल स्टार बनाया हुआ था और नॉमिनल कवर की जो वैल्यू हमने लिखी वो लिखी 45 mm। क्लियर? तो अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा है, क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा है, अगर ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 एंड एबव, M35 या इसके ऊपर आप ग्रेड यूज कर रहे हो सीवर कंडीशन में, तो ये जो मिनिमम नॉमिनल कवर की वैल्यू है यह आपको रिड्यूस कर देना है 5 mm। क्या कर देना है, कैन बी रिड्यूस 5 mm। 5 mm आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। ठीक है? तो ये स्टार जो सिंगल बना हुआ था, डबल स्टार बनवाया था, उसके रिलेटेड ये आपका पॉइंट हो गया, याद रखना है। ठीक है? तो या तो आप ऐसा लिख लो, ऐसे नहीं लिखना है, तो आप क्या करो, एक स्टार पॉइंट बनाओ जो अपन ने बनाया था सिंगल स्टार, इसके सामने लिख लेना दिस वैल्यू कैन बी रिड्यूस बाई 5 mm फॉर वार डाया लेस देन 12 mm। अगर वार का डाया लेस देन कितना है,
12 mm है तो हम इस वैल्यू को 5 mm कम कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट, डबल स्टार वाला। इसमें लिखना दिस वैल्यू कैन बी रिड्यूस्ड, दिस वैल्यू कैन बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm when grade of concrete is 35, grade of concrete is M35 or higher, M35 or higher, clear? तो अभी हमने देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसके लिए, ट्यूब के लिए। हमने एक कंक्रीट का एम जैसे ग्रेड बनाना, ग्रेड प्रिपेयर करना है, M30 ग्रेड प्रिपेयर करना है, तो आपने क्यूब बनाया, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लिया, वेल एंड गुड है। आपने वहां पे साइज को भी स्पेसिफाइड कर दिया, 150 mm साइज का ही बनाना है, क्लियर? तो यहां पे एक चीज देखा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो जैसे 150 mm आपकी साइज है, तो 150 mm साइज से हमने उस मोल्ड की साइज को बढ़ाना किया चालू। तो जैसे जैसे मोल्ड का साइज बढ़ा, जो स्ट्रेंथ कंक्रीट की मिली आपको वो क्या हो गई है, क्या हो गई है, कम होती जा रही है। मतलब साइज ऑफ मोल्ड बढ़ रहा है, या फिर मैं ऐसा बोलूं स्पेसिमेन जो आपका है उसकी साइज अगर इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक टाइम आया जब हम किसको, साइज को बढ़ा रहे थे स्पेसिमेन, कि अगर हम 450 mm साइज के ऊपर जाते हैं, इसकी बियॉन्ड जाते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। कोई भी चेंजेस मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं हो रही है, जो आ रही थी वही आ रही है, कंटिन्यूअसली आपकी है, क्लियर? तो मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जब क्यूब के अलावा जब हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाना है, अलग अलग साइज का बनाना है, तो फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, क्लियर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, क्लियर? तो क्या होगा, तो कंक्रीट की हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, एफसी के, यही लेते हैं, क्लियर? तो इस स्ट्रेंथ को देखो शेप के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, क्लियर? शेप के रिगार्डिंग, शेप चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में, इसलिए बात कर रहे हैं। तो जो हमारी एफसी के होता है इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो हमारा होता है कंक्रीट के लिए 1.5, क्लियर? तो कितना हो जाएगा 0.67 किसके फॉर्म में, एफसीके के फॉर्म में, और ये किस केस में आ रहा है आपका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में आ रहा है। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर आपका कितना होता है, 0.67 एफसीके होता है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और ये हमने किसके, ये शेप जो आपके चेंज हो रहे हैं, क्लियर? तो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर कितना ले लिया, 0.67 एफसीके आपने ले लिया है, क्लियर? तो इसमें आप लिख लेना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, हेडिंग डालना, इसके बाद नीचे लिखना स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड टू, strength of concrete is found to decrease with increase in the size of the specimen,
However, beyond 450 mm size, there is no decrease in the compressive strength of concrete. तो आगे लिखना है इसमें, thus compressive strength of concrete in structure is taken as 0.67 FCK. कितना लेते हैं हम? 0.67 FCK लेते हैं। क्लियर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो गई है, ठीक है। क्या लेना है आपको? अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे आता है कंप्रेसिव के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दैट इज 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बिटवीन 7 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने? देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो आपका हेडिंग हो गया। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बिटवीन, क्या बोला मैंने? इसी में लिख देता हूं, इज बिटवीन 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? मैंने क्या बोला? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो आपकी है इज बिटवीन 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैं क्या बनाता हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाता हूं। क्या बनाता हूं? आपका फॉर्म सब्जेक्ट चल ही रहा है। क्लियर? आई थिंक सर ने अगर पढ़ा दिया हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको मिल ही जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। क्लियर? तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डायग्राम आपका होता है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे लीनियर आप ले लेते हो। क्लियर? इज ऑलमोस्ट लीनियर। ठीक है? तो अब बात यहाँ पे ये चल रही है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कैसे करें। क्लियर? तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास टेस्ट होता है वो होता है कौन सा? डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट। क्लियर? डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट आपके पास होता है। इस टेस्ट को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी दिक्कत, प्रैक्टिकली हम देखें तो डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं टेस्ट स्पेसिमेन। क्लियर? कैसे? जो टेंसाइल फोर्स आपको स्पेसिमेन पे लगाना है वो टेंसाइल फोर्स आप नहीं लगा पाते हो प्रैक्टिकली। मतलब प्रैक्टिकली तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम मान के चल रहे हैं कि एक डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट हमारे पास है। क्लियर? तो क्या बोला मैंने? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा हूं मैं इसमें? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अप्लाई टेंसाइल फोर्स on test specimen, on test specimen। क्लियर? तो अब फिर कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ को? तो अब डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट की जगह हम क्या लगाएंगे? फ्लेक्सर टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्लेक्सर टेस्ट। क्लियर? तो जो हमारा कंक्रीट होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर हम उसको किसमें फाइंड आउट करते हैं? फ्लेक्सर में फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट की फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं?
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। क्या बोला मैंने? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की फ्लेक्चर में, इसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हम बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ये फ्लेक्चरल टेस्ट होता क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर मैं बोलूं कि ये फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती क्या है। तो आप कंक्रीट पे क्या करते हो? लोडिंग लगाते हो। कंक्रीट का आपका जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर क्या करोगे? लोडिंग को लगाओगे। प्योर फ्लेक्चर आपको डेवलप करना है, अभी आगे वो भी बता रहा हूं कि प्योर फ्लेक्चर कैसे आपका डेवलप होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना क्या होती है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो आपका स्पेसिमेन है उस पर आपने लोडिंग लगाई, तो उस लोडिंग की वजह से उस कंक्रीट में क्या होगा? क्रैक डेवलप होगा। तो जो कंक्रीट में पहला क्रैक डेवलप होगा, क्लियर, जिस टाइम पे कंक्रीट आपका पहला क्रैक उसके अंदर डेवलप होगा, वो आपका क्या कहलाता है? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कहलाती है। अब कैसे वो कंडीशंस आएंगी यहां पे, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे कि एक मेरे पास बीम है, क्लियर, ये मेरी एक क्या है? बीम है। ठीक है, ये बीम हो गई है। अब याद रखना आपको कि अगर आपको प्योर फ्लेक्चर का केस डेवलप करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर फ्लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम थर्ड पॉइंट लोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट लोडिंग क्या होता है? देखो, तो अगर प्योर फ्लेक्चर की मैं बात करूं तो क्या होगा आपका? एक लोड आपका एपी आ गया, एक लोड आपका एपी आ गया। क्लियर? और अगर ये आपकी ओवरऑल लेंथ है एल, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? L/3। ये क्या हो जाएगा? L/3। और ये क्या हो जाएगा? L/3। क्लियर? अब इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं ये बीम है हमारी, तो इस बीम का आपको क्या होगा? डेप्थ भी पता होगा, तो ये आपका डी हो गया है। अब अगर मैं बात करूं कि आप इसके लिए बीएमडी बनाओ, तो देखो बीएमडी और एसएफडी ये भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को रिएक्शंस नहीं निकालना है, अपन से बीएमडी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बीएमडी क्या बन जाएगा? देखो, कुछ इस टाइप का आपका बीएमडी का डायग्राम बनेगा, डेट इज पॉजिटिव। और ये जो बना है ये कौन सी कंडीशन डेवलप हुई है? प्योर फ्लेक्चर की डेवलप हुई है। क्लियर? यहां पे कोई भी शियर नहीं है, प्योर फ्लेक्चर का केस आपका। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे एसएफडी का, कि एसएफडी क्या रहेगा इसका, तो एसएफडी भी बना लेते हैं। देखो इस टाइप का कुछ होगा, नो लोडिंग, मतलब इस पोर्शन में क्या है? लोडिंग नहीं है, तो ये हो गया। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका फ्लेक्चर टेस्ट के लिए हमने एक बीम पे थर्ड पॉइंट लोडिंग की बात की है, प्योर फ्लेक्चर हमने यहाँ पे डेवलप किया है। तो आप फ्लेक्चर टेस्ट को अप्लाई कैसे कर रहे हो, इसकी प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले क्या किया गया? वी अप्लाई थर्ड पॉइंट लोडिंग टू प्रोड्यूस प्योर फ्लेक्चर कंडीशन। अगर एक प्योर फ्लेक्चर कंडीशन को प्रोड्यूस करना है तो हम थर्ड पॉइंट लोडिंग की बात करेंगे। अब इनिशियली आपका जो लोड होगा वो क्या होगा? 0 होगा। 0 से अब उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे, इस लोडिंग को बढ़ाते जाएंगे, और कंक्रीट में क्या होगा? फर्स्ट क्रैक विल बी डेवलप्ड। कंक्रीट के अंदर पहला क्रैक आपका क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। उस क्रैक के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ निकालते हो वो हमारी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग टू अबव लोड, इस लोड के करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे? सेंट्रल पोर्शन में क्या करोगे? सेंट्रल पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट करोगे। किसको कैलकुलेट करोगे? बेंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट करोगे। देखो मूवमेंट भी कैलकुलेट हो गया। नाउ यूजिंग फ्लेक्चरल फॉर्मूला, हम फ्लेक्चरल फॉर्मूला का यूज करके, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? नाउ using
फ्लेक्चर फॉर्मूला। नाउ यूजिंग फ्लेक्चरल फॉर्मूला हम क्या करेंगे, क्रैकिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे। नाउ यूजिंग फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्रैकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट। क्लियर। अब जो फ्लेक्चर आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाँ फ्लेक्चर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो देखो m बाई आई सिग्मा वाई बाई, बात कर रहे हैं स्ट्रेसेस निकालना है आपको, तो ये जो सिग्मा है क्रैकिंग स्ट्रेसेस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एफ सी आर वाई बाई, क्या हो जाएगा, एफ सी आर बाई आपका हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, वैल्यू तो फाइंड आउट करना है इस एफ सी आर की। बाई को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है बाई क्या होगा, सीजी की बात कर रहा हूं, बाई क्या होगा, डी बाई टू हो जाएगा। तो इस बाई की जगह क्या पुट कर देंगे, डी बाई टू को पुट कर देंगे। क्लियर। तो क्या आपको मिल जाएगा, चलो वो देखते हैं। देखो एफ सी आर इक्वल टू एम बाई आई इंटू बाई की वैल्यू को पुट किया तो एम बाई आई डी बाई टू, ये आ गई आपकी क्रैकिंग स्ट्रेसेस। क्या आ गई है, क्रैकिंग स्ट्रेसेस। तो अब क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। क्लियर। मतलब जो हमारी फ्लेक्चर स्ट्रेंथ आई है कंक्रीट की, ये जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर हम बोलते हैं। देखो रप्चर का मतलब क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो फेल्यूर होता है वो आपका रप्चर कहलाता है। क्लियर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर आपका ये हो गया है, इसी को आप फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बोलते हो, इसी को मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हो। क्लियर। तो अब आईएस कोड जो आपका है 456, क्या है, आईएस 456 है, तो उसकी बात करते हैं। आईएस 456 2000 इसने इस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको दिया है। क्या दिया है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्रैकिंग स्ट्रेसेस। या फिर मैं क्या बोलूं सीधा सीधा, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 रूट एफ सी। क्लियर। एफ सी के आपको पता है मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। अब अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ M25 कंक्रीट, M25 ग्रेड आपको बनाना है कंक्रीट का, उसके लिए आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। देखते हैं कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला है, M25 के लिए आप कैलकुलेट करके बताओ। तो ये आपका ग्रेड हो गया M25। तो आपको पता है M25 ग्रेड मतलब FC के जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बात कर रहा हूं मैं मॉडुलस ऑफ रप्चर की, मतलब बात कर रहा हूं FCR की। FCR कितना होता है, 0.7 अंडर रूट FCK। FCK की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 25 आ गई है। क्लियर। रूट को सॉल्व करोगे 0.7 इंटू 5 और इसको आगे सॉल्व करोगे 3.5 MPa। MPa देखो और क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इक्विवेलेंट होती हैं दोनों यूनिट, तो आप MPa भी लिख सकते हो और न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का। इतना क्लियर है, हाँ इतना क्लियर है आप सभी को। बता दो थोड़ा सा कमेंट करके, थम्स अप करके, कि लगे कि आप लोग जाग रहे हो, ठंड की वजह से सो नहीं रहे हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना तो, कैसे निकालना है।
क्लियर है? चलो, तो ये आपकी देखो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली थी, और हमने दूसरी बात किसकी की है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात की। अब देखो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम क्या फाइंड आउट कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अप्लाई टेंसाइल फोर्स ऑन टेस्ट स्पेसिमेन। टेस्ट स्पेसिमेन पर हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे टेंसाइल फोर्स को। तो यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी है और जो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, याद रख लेना। उसके बेसिस पर हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है कि जो हमारी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो क्या होती है? 0.5 to 0.625 ऑफ FCR। क्या होता है? 0.5 to 0.625 FCR। क्लियर? ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो। अगर आपको FCR पता है तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपका होता है स्प्लिटिंग टेस्ट। दूसरा कौन सा लगाते हैं? स्प्लिटिंग टेस्ट लगाते हैं। देखते हैं आगे स्प्लिटिंग टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। देखो अभी पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी आपके आरसीसी का। मेनली जो पार्ट आता है जैसे एनालिसिस पार्ट आएगा आपका WSM और LSM से, ठीक है, और इंटरेस्टिंग आ जाएगा आरसीसी आपका। चलो स्प्लिटिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्या हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? स्प्लिटिंग टेस्ट की बात करें। देखो स्प्लिटिंग टेस्ट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा? स्पेसिमेन जो लूंगा वो सिलेंडर स्पेसिमेन आप यहाँ पे लेते हैं, जिसका साइज आपका वही होगा 150 mm डाया होगा और 300 mm इसकी क्या होगी? लेंथ होगी। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा क्या हो गया है? वो सिलेंडर हो गया। क्लियर? ये वाले साइज का ये हो गया आपका। क्लियर? अब देखते हैं आगे थोड़ा सा इसको डायग्राम प्रॉपरली बना लेते हैं अपन। क्लियर? इस टाइप का कुछ आपका सिलेंडर होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लेंथ हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डायामीटर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? डायामीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या किया हमने? इस पर क्या किया? लोडिंग अप्लाई की। अब जो लोडिंग हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको हम कैसा करते हैं? डायामेट्रिकली करते हैं। क्लियर? कैसे अप्लाई करते हैं? डायामेट्रिकली। अब इसका डाया आपको दिख रहा होगा, डायामीटर की मैं बात कर रहा हूं, तो डायामीटर के अलाउंग हम इस पे क्या कर रहे हैं? लोडिंग को अप्लाई कर रहे हैं। तो डायामेट्रिकली जब हम लोडिंग को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। डायामेट्रिकली आपका डायामीटर के अलाउंग आपने क्या कर दिया? लोडिंग इस पे लगाई है, तो क्या हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होंगी, और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या करेंगी? इस सिलेंडर को दो भागों में या दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगी। क्लियर? तो अब आपको वही तो निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस जिस पर यह दो पार्ट्स में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FCT से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं FCT से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? 2P/π D × L। देखो P क्या है? जो आपने लोड अप्लाई किया है। D क्या हो गया आपका? डाया हो गया। L क्या हो गया आपका? लेंथ हो गया। तो इससे आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? एक चीज और याद रख लेना कि ये जो लोड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये कैसे अप्लाई कर रहे हैं? तो देखो
0.72 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में हम कितना लगा रहे हैं? 0.72 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। धीरे धीरे इंक्रीज भी होता जा रहा है पर मिनट। ठीक है, दो भागों में क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पे क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा। क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा। बाय द यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब देखो, जो स्प्लिटिंग टेस्ट का आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिला है एफसीटी और एफसीआर के बीच में जो रिलेशन इनका होता है वो क्या होता है? एफसीटी इक्वल टू होता है आपका 0.66666 एफसीआर। क्लियर? ये आपका होता है। क्लियर? और अगर जो हमें डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट की बात कर रहा था मैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो 5 to 12% हाई वैल्यू होती है डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? तो आप यहां पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो, 5 to 12% हाई वैल्यू देन डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट। क्लियर? तो एमपीपीएससी यही में यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और किसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो सबसे ज्यादा आपने स्ट्रेंथ अभी देखी है कि एफसीआर जो होता है आपका, एफसीआर की जो स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, वो ज्यादा होती है। क्लियर? और इसके बाद आप देख रहे हो, अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट टेंसाइल के कंपैरिजन में इसकी हाई वैल्यू होती है। क्लियर? तो अब आपने जो एफसीआर निकाला है, किसका निकाला है? सिलेंडर का जो निकाला है। क्लियर? ये सिलेंडर का हो गया। और सबसे कम किसकी मिलेगी आपको? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एफसीआर इसका डायरेक्ट टेंसाइल। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आपसे पूछ लिया गया था एक बार प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी यही में, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है? क्योंकि आपको ही पता है प्रीलिम्स आपका यहाँ पे होना है, 100% न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। 60-40 का आपका रेशियो होता है। 60% थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखो 60% थ्योरेटिकली का मतलब ये नहीं है कि बस लाइन पढ़ो और टिक कर दो। कॉन्सेप्चुअल वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाओगे। Because of tensile stress generated in concrete, which is calculated using standard formula, स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आप यूज करके क्या कर सकते हो? उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, वो लिख ही लिया होगा आपने। ठीक है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो गई है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट की थी क्यूब की। क्लियर? क्या की थी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया था एक्सियल कंप्रेशन में। तो अब आपको क्या करना है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना। क्लियर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कर्व फॉर कंक्रीट। स्टार्टिंग में जो हमने कल क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने क्या बोला था? कंक्रीट आपका कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। और सॉन्ग की क्लास भी आपकी चल रही है, तो आपने आज पढ़ा ही होगा ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या कर्व बनता है? स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है? तो ब्रिटल मटेरियल का क्या कर्व बनता है आपको पता ही है। कंक्रीट हमारा ब्रिटल मटेरियल है। ये भी कल बताया था ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, किसके बेसिस पर हम ये कैटेगराइज करते हैं? दैट इज परसेंटेज एलोंगेशन। इसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। क्लियर? एक बार फिर से बता दे रहा हूं जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी हो। क्या बोला था मैंने कि अगर हमारा जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है, अगर यह लेस देन 5% है तो मटेरियल हमारा ब्रिटल कहलाता है। क्लियर? अगर इस परसेंटेज एलोंगेशन की जो वैल्यू हमारी आई है यह 5% से क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, लेकिन 15% से क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा मटेरियल हमारा इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। अगर यह परसेंटेज एलोंगेशन ग्रेटर देन हो जाता है 15% से,
तो हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो कंक्रीट हमारा कैसा है, ब्रिटल मटेरियल। क्लियर। और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपका होता है क्या, स्ट्रेस। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, और आपका जो कर्व होता है ब्रिटल मटेरियल का कैसा होता है, कुछ ऐसा आपका कर्व होता है, डेट इज ब्रिटल मटेरियल का कर्व हो गया। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट का यहाँ पे बनाना है अपने को, तो देख लेते हैं कंक्रीट के लिए क्या बनेगा। तो ये कर्व आपको जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन आपको जो कर्व मिल रहा है ये कब मिला, कैसे मिला। क्लियर। तो 150 mm साइज का आपने क्यूब बनाया था, उस पे एक्सियल कंप्रेशन आपने लगाया, 28 दिनों के बाद कास्टिंग की, उसके 28 दिनों तक क्यूरिंग, और उसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम आपने बनाया। कैसा बना डायग्राम देखते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो जैसे मैंने एक ग्रेड लिया है, आपका एक M20 आया है, M30 आया है, M40 आया है। तो आपको पता है जैसे जैसे ग्रेड इंक्रीज होगा, ग्रेड क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हम बात करेंगे किसके, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करेंगे। तो देखो कैसा बनेगा आपका, क्लियर, कुछ इस टाइप से आपके कर्व जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका हो गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं डेट इज M20, ये क्या हो गया आपका, M30 के लिए हो गया, और ये आपका M40 के लिए हो गया। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा होता है कंक्रीट के लिए, यह कैसा है, नॉन लीनियर डायग्राम। कैसा है, नॉन लीनियर डायग्राम। सबसे पहला तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो सर लीनियर कंसीडर करना है, नॉन लीनियर लेना, तो ये आपका कैसा है, नॉन लीनियर आपका है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, क्लियर है, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं इस कंक्रीट में, वो मैक्सिमम कितने स्ट्रेन पर आती है। ये क्वेश्चन अभी जो पीईबी व्यापम आपका पीईबी सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ, उसमें ये आया है क्वेश्चन आपसे कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर्स एट स्ट्रेन वैल्यू, किस स्ट्रेन वैल्यू पर मैक्सिमम आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलती है। क्लियर। तो ये जब डायग्राम बनाया तो इनका आपने क्या किया, पीक चेक किया, तो ये कितने स्ट्रेन पर आपको मिली, 0.002 स्ट्रेन पर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्लियर, मतलब 0.2% द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस एट 0.002 स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इस स्ट्रेन पर जो आपको ये वैल्यू मिली है मैक्सिमम वाली, यही हमारी क्या कहलाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है कंक्रीट की। क्लियर। तो ऐसे ही आपका ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन होगा, जो 0 हो गया, ये आपका 0.001 हो गया, फिर आपका 0.003 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 0.004 हो गया, ऐसे ही आपका आगे आ जाएगा 0.005। ये स्ट्रेन आपका चल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहां मिली, 0.002 पे मिली। अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये M20 ग्रेड है और ये M40 ग्रेड है, तो किस ग्रेड में आपको ज्यादा डिफॉर्मेबिलिटी मिलेगी, डक्टिलिटी कौन से ग्रेड में ज्यादा, M20 में ज्यादा होगी कि M40 में ज्यादा डक्टिलिटी होगी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें इसका। डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो किसमें डक्टिलिटी ज्यादा होगी, M20 में होगी या M40 में होगी। तो देखो जितना लोअर स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट का होता है
वो उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर डिफॉर्मेबिलिटी मिलेगी, वो ज्यादा डिफॉर्म होगा। तो लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज ग्रेटर डिफॉर्मेबिलिटी, उसमें ज्यादा अच्छी डिफॉर्मेबिलिटी मिलेगी। अब डिफॉर्म हो रहा है वो मटेरियल अगर, मतलब उसकी जो डक्टिलिटी है, उसकी जो डक्टिलिटी है वो ज्यादा है। डक्टिलिटी क्या है आपकी, ज्यादा है। क्लियर? तो लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज ग्रेटर डिफॉर्मेबिलिटी सच दैट डक्टिलिटी देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के कंपैरिजन में लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट जो हमारा होगा उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? लेकिन स्ट्रेंथ आपकी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ आपको ऑब्वियसली बात है आपको हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में मिलेगा, लेकिन डक्टिलिटी उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस उसकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है वो एक छोटे से स्ट्रेन पर भी क्रश हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर आपका ये कर्व खत्म होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेन। जहां पे आपका ये कर्व खत्म हो रहा है वो हमारा क्रशिंग स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर? तो जो हमारे कंक्रीट के लिए क्रशिंग स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, 0.3% टू 0.3 टू 0.3% टू 0.5%। क्लियर? इसके बीच में हमारे कंक्रीट का क्या आता है, क्रशिंग स्ट्रेन हमारा आता है। क्लियर? ये हमारा क्रशिंग स्ट्रेन कितना आएगा, 0.3% टू 0.5%। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्रशिंग स्ट्रेन आपने जो देखा हुआ है दैट इज 0.0035, ये आपका मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेन होता है किसका, कंक्रीट का। आप देख रहे हो ये जो कर्व है आपका फेल हो रहा है, यहां से इस वैल्यू के बीच में फेल हो रहा है तो इसके बीच में आता है। क्लियर? 0.3 से 0.5% के बीच में आपका क्रशिंग स्ट्रेन आपको मिलता है। कितना मिलता है, तो जो टेस्टिंग हुई है उस पर आपने देखा तो 0.0035 पर आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? कर्व बनाया है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं वो पॉइंट लिखना है। देखो ये तो आपका क्या हो गया, एक्चुअल कर्व हो गया जो स्ट्रेस स्ट्रेन का आया। इस एक्चुअल कर्व के बेसिस पर हम इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर, या आइडियल कर्व बनाना पड़ेगा या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजाइन कर्व बनाना पड़ेगा। तो डिजाइन कर्व आपका क्या होता है, जैसे ग्रिड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो तो हम आइडियल कर्व कैसा बनाते हैं कंक्रीट के लिए, तो ये हमारा जो होता है दैट इज आइडियल कर्व। क्लियर? ये आइडियल कर्व हो जाता है। ये आपका जो होता है ये क्या होता है, एफसीके। ठीक है? अब जैसे मैंने अभी बोला था शेप, ये तो आपका क्यूब का हो गया, क्यूब की टेस्टिंग की उसका आपका हो गया। अगर मैं बात करूं शेप की वजह से जो चेंज आया है आपका, तो कितना आता है, आपको अभी मैंने बताया था कि जो ये एफसीके हमारा होगा, इस एफसीके को हम 1.5 जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा होता है इससे डिवाइड कर देंगे, 0.67 एफसीके ये हमारा आ जाएगा 0.67 एफसीके। और ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पे आपका स्ट्रेन होगा 0.002। क्लियर? दैट इज द आइडियल कर्व जो आपको एनालिसिस इन सारी चीजों में यूज करना है। ठीक है? ये आइडियल कर्व होता है जिसके बेसिस पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। ये आपका एक्चुअल कर्व है जो आपको मिलेगा। ठीक है? लिख लेना, इसमें पॉइंट लिखना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट जो था इसके अंदर लिखना, व्हेन अ क्यूब ऑफ 150 mm, व्हेन अ क्यूब ऑफ 150 mm size is subjected to axial compression
is subjected to axial compression after 28 days of casting. After 28 days of casting, the stress strain diagram will be as follows. क्लियर? ये डायग्राम आपको बना लेना है इसके जस्ट नीचे, उसके बाद आपको लिखना है, ये डायग्राम बना लेना, स्पेस छोड़ दो आप, लिखना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज नॉन लीनियर. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज नॉन लीनियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, compressive stress occurs at a strain value, occurs at a strain value of 0.002, 0.002 such that 0.2%, such that 0.2%. The value of stress, the value of stress at 0.002 strain is called compressive strength of concrete, is called compressive strength of concrete. नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखना जो मैंने बोला था आपको, लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हैज ग्रेटर डिफॉर्मेबिलिटी, हैज ग्रेटर डिफॉर्मेबिलिटी सच दैट डक्टिलिटी देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. नेक्स्ट लिखना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट गेट्स क्रश्ड एट स्मॉलर स्ट्रेंथ, गेट क्रश्ड एट स्मॉलर स्ट्रेंथ. फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा द पॉइंट वेयर कर्व एंड इज कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ. The point where curve end is called crushing strength. क्लियर? और जो क्रशिंग स्ट्रेन की बात चल रही है तो वो कितना होता है आपका 0.3% टू 0.5%. ये भी आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना उसमें, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया. क्लियर? ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका हो गया. और जो मैंने आपसे बात की है कि जो आपका आइडियल डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट होता है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में वही लिख लेना, आइडियल डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपका होगा वो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा. क्लियर? तो इसको प्रॉपरली ऐसा बना लेना, ठीक है? ये प्रॉपरली आपका इस टाइप से बना लेना, ठीक है? ये आपको पता है ये हमने किस वजह से किया है, शेप की वजह से. आपने 150 mm का इसमें क्यूब का टेस्टिंग किया था साइज का, एफसी की आपकी स्ट्रेंथ आई थी, लेकिन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो शेप चेंज होंगे, वेरिएशन आएगा स्ट्रेंथ में, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया और हमारी स्ट्रेंथ जो है 0. कितनी आ गई है 67 एफसी की आ गई है. तो नेक्स्ट हेडिंग आइडियल डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको डालना है कंक्रीट का, और आपको क्या कर देना है, ये वाला कर्व बना लेना है. क्लियर? अगर आज की क्लास में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आज हो नहीं पाएगा, 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ये बना लेना डायग्राम. ठीक है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. क्लास ओवर.